छात्रगण, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी और आज का जो हमारा विषयांक है वे गद्य नंबर 15, तो जिसका नाम है दाज्यू। तो आपको ऐसा लगता है ऐसा नाम होगा दाज्यू, लेकिन बहुत ही बढ़िया आज हमें गद्य पढ़ना है। तो सबसे पहले हम उसके लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जिसके लेखक है शेखर जोशी। दाज्यू, दाज्यू का अर्थ क्या होता है? दाज्यू का अर्थ होता है बड़ा भाई। तो आज हमें इस कहानी को, इस गद्य को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा यानी कि उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ो अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 सालों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका बटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, एक पिरोगी बीमार है। आपको आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मपुर द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से भी सम्मानित किया गया। से सम्मानित दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। तो इस कहानी आज हमें पढ़नी है जिसका नाम है दाज्यू। तो इस कहानी में क्या आता है जिसके बारे में हमें अब पढ़ना है। तो अब इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? कैफे का बॉय। यहाँ पे एक शब्द लिखा है बॉय। बॉय है वे इंग्लिश शब्द है, बॉय का अर्थ होता है लड़का। तो कैफे का एक लड़का है जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। चौके से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। कौन है जगदीश बाबू? इसमें दो पात्र आते हैं। पहला है जगदीश बाबू और दूसरा जो पात्र है वे कैफे का बॉय यानी कि लड़का। अब इस लड़के का क्या नाम है वे हमें आगे पढ़ना है। तो इसमें दो पात्र आते हैं। तो जिसके बारे में क्या है कि चौके से निकलकर दाईं ओर जो साइन बोर्ड वाला एक छोटा सा कैफे है, वहां पे जगदीश बाबू ने इस लड़के को देखा था। बहुत ही बढ़िया कहानी है, आपको समझनी है। इस लड़के को देखा, कैसा था वे लड़का? गोरा चिट्टा रंग, नीली सरफाम आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंदे की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था। कैफे है एक छोटा सा, चौके से निकलकर बाईं ओर एक छोटा सा कैफे है। उसी कैफे में जगदीश बाबू ने इस लड़के को पहली बार देखा। अब वह लड़का कैसा है? गोरा रंग है, उनकी सुनहरे बाल है, ऐसी आंखें है, इसकी चाल अनोखी मस्ती भरी लग रही है और उसको देखकर ऐसी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी उम्र कुछ 9 या 10 साल ही है। ऐसा ही एक छोटा सा लड़का है और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जो लड़का है शायद 9 या 10 साल का ही होगा। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया
तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था। अब यहाँ का चित्र आपको देखना है, क्या होता है। कैफे में पहली बार एक लड़के को जगदीश बाबू देखते हैं। गोरा रंग है, सुनहरे बाल है, मस्ती भरी चाल है और जिस प्रकार कमल के पत्ते पर जिस प्रकार पानी की बूंदें गिरकर नीचे फिसल जाती है, ऐसी उसमें फुर्ती है, क्योंकि कार्य प्रति उसकी जो निष्ठा दिखाई देती है। तत्पश्चात क्या होता है कि पहली बार जब जगदीश बाबू अधजली सिगरेट का लंबा कस खींचते हुए, जगदीश बाबू है वे सिगरेट पी रहे होते हैं, तो वे धूम्रपान करते हुए अधजली सिगरेट होती है। ऐसी हालत में जब जगदीश बाबू कैफे में प्रवेश करते हैं, उसी समय जो लड़का है वे क्या कर रहा है, जो ये लड़का है वे मेज पर प्लेट उठा रहा है। मेज यानी कि टेबल पर से जो प्लेट है खाने की वे उठा रहा है। यहाँ पे जगदीश बाबू है वे लड़के को पहली बार देखते हैं। अब इसके आगे दोनों के बीच में कैसा वार्तालाप होता है, क्या है इस कहानी का राज, इसके बारे में हमें आगे बढ़ना है। जब जगदीश बाबू ने पहली बार उस लड़के को मेज से प्लेट उठाते देखा तब क्या होता है, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया, उन्होंने सामने देखा कि जो वे लड़का है वे मेज पर से प्लेट उठा रहा है। उसको देखकर जगदीश बाबू सामने वाले टेबल पर बैठ जाते हैं, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। ऐसा लग रहा है, वह कुछ बोला नहीं। वे लड़का सामने खड़ा था, वे टेबल साफ कर रहा था, सामने जगदीश बाबू से देख रहे थे, तो उनको ऐसा लगता था कि शायद वे लड़का कुछ आने वाले जो लोग होते हैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, उसकी राह देख रहा हो। हाँ, नम्रता प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मोनू समाहित था। मोनू यानी कि व्यंजन। वे लड़का कुछ व्यंजन यानी कि तरह तरह की खाने की जो कैफे की जो चीज आदि होती है वे लेकर आता है। नम्रता प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा बहुत वे झुकता है और थोड़ा बहुत वे मुस्कुराता है। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वे एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। क्या हुआ, जगदीश बाबू ने क्या किया, सिंगल चाय का ऑर्डर दिया। तत्पश्चात थोड़ी पलक झपकते यानी कि कुछ ही क्षणों के बाद वे चाय लेकर सीधा वहां पे हाजिर हो जाता है। अब क्या हुआ कि मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निस्संग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच क्या होता है, जानवरमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। कभी कभी इसमें क्या समझा जाता है, कभी कभी हमारे समक्ष ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि कुछ नहीं होता फिर भी हम खुश होते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कितने सारे लोग हमारे बीच में होते हैं फिर भी हम दुखी होते हैं, फिर भी हम अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्व है, ऐसा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कितने सारे लोग हमारे साथ होते हैं फिर भी हम अकेलापन ही महसूस करते हैं। कैसा ऐसा लगता है कितना परायापन है, अपनत्वहीन यानी कि कोई भी अपना दिखाई नहीं देता है। पर यह अकारण ही नहीं होता, ऐसा तो अकारण नहीं होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, हमारे मन के कुछ तरह तरह के सोच, नए नए विचार आदि कुछ होता है जिसके कारण ऐसा होता है कि कभी कभी सारे लोग हमारे साथ होते हुए भी हम अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं।
तो इसमें लेखक कहते हैं कि इसी एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है। अलगाव यानी कि किसी के प्रति हमें लगाव ही नहीं रहता, स्नेह ही नहीं रहता है, अकेलापन ही महसूस होता है। बिछोह या विरह को किसी क्या बिछोह या विरह किसी क्या मूल है। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पे लेखक कहते हैं कि ऐसे ही परिस्थिति किसकी है, जगदीश बाबू की है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले। जिस प्रकार यहाँ पे लेखक ने हमें किसकी बात की, अकेलापन की, कभी ऐसा होता है कितने सारे लोग होते हैं फिर भी हम अकेले होते, ऐसा महसूस होता है। तो ऐसी ही परिस्थिति यहाँ पे जगदीश बाबू की है कि वे ही दूर देश से आए हैं और वे भी अकेले हैं। चौक की चहुल पहुल कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता सब कुछ अपनत्वहीन है। यहाँ पे जब चौके में आते हैं, कैफे की ओर आते हैं, उसमें जो शोरगुल, उसकी जो तरह तरह की आवाज आती है, लेकिन इस सारे शोर और सभी लोगों के बीच में भी जगदीश बाबू को ऐसा महसूस होता है कि यहाँ कुछ अपना नहीं दिखाई दे रहा है, वे अकेलापन ही महसूस कर रहे हैं। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है कि यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट के शहर, कैफे, होटल। जिस प्रकार आदमी है वे अपने देश से दूर जाता है तो वहाँ पे सिर्फ वे अकेला ही होता है। किसी को ऐसा लगता है कि शुरुआत में किसी को जानता तक नहीं थे, इतने सारे लोगों की तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, लेकिन फिर भी वे आदमी है, वे अकेलापन ही महसूस करता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे जगदीश बाबू की है। वह उसको सब अपनत्वहीन लगने लगता है, उसको कुछ वातावरण है, वे अपनेपन की अनुभूति नहीं होती है। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो अपनेत्व की जो सीमा है वे बहुत दूर होती है। तब अनायास यानी कि अचानक ही उसे याद आने लगते हैं। क्या याद आता है? उसका गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर, कैफे, होटल आदि जो सारी बातें हैं वे जगदीश बाबू है वे याद करने लगते हैं। अब ऐसा ही अकेलापन कौन महसूस कर रहा है? जगदीश बाबू। उतने में ही आवाज आती है। क्या आती है? चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। वे लड़का है, वे चाय लेकर शायद आया है। उन्होंने आवाज सुनी, जैसे ही जगदीश बाबू गहरी सोच में पड़ गए होते हैं। उसकी स्कूल, कॉलेज, अपना शहर, गांव, ये सारी बातें उसे याद आने लगती है। तभी उसके पास आवाज आती है, उसके कानों में आवाज गूंजती है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगारेट वहां पे झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता यानी कि जो खाली जगह होती है उसको कहते हैं रिक्तता, उन्हें अनुभव हो रही है और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। अब यहाँ से देखना है, इस कहानी की शुरुआत होती है जगदीश बाबू है वे अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं। उसका गांव उसे याद आ रहा है, इतने सारे लोगों के बीच में भी उसको एकाकीपन ही लगता है, कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा है। तब उसके कानों में आवाज गूंजती है, चाय साहब। तो इस ध्वनि को सुनकर, इस आवाज को सुनकर जगदीश बाबू को ऐसा महसूस होता है कि यह आवाज उसके जो अकेलापन है उसको वे दूर कर सकते हैं। उन्होंने शंका का समाधान कर लिया और उन्होंने उस लड़के से बात की। अब यह आता है परिचय और तत्पश्चात होता है अपनापन। अब परिचय क्या है? तो इसमें क्या नाम है तुम्हारा? अब जगदीश बाबू है इस लड़के को पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? तब लड़का बोलता है, क्या उसका नाम है मदन?
जो कैफे का लड़का है उसका नाम है मदन। तो यहाँ पे दो पात्र है, जगदीश बाबू एवं मदन। तत्पश्चात आगे हमें पढ़कर जो पात्र आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मदन, अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? अब जगदीश बाबू ने नाम पूछा, तत्पश्चात उसे पूछा, मदन तो तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। मदन भी उसे बहुत ही नम्रता से उसको जवाब देता है। क्या कहता है? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है। अब जगदीश बाबू से बात करने के लिए पूछते हैं, पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अब क्या होता है, जगदीश बाबू इस मदन नामक लड़के से बातचीत करते हैं। उसे पता चलता है कि इस लड़के का नाम मदन है, वे पहाड़ का रहने वाला है। और पहाड़ तो सैकड़ों है। कौन से पहाड़ है? कितने सारे पहाड़ है? दार्जिलिंग, आबू, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव कहाँ है? तब मदन कहता है, साहब अल्मोड़ा मेरा गांव है, वे अल्मोड़ा पहाड़ में है। अब ऐसा लगता है कि इस सारे पहाड़ों के भेद के बारे में मदन को शायद आज ही पता चला होगा। अब वो जगदीश बाबू है, वे मदन से बात करते हैं। तो मदन उसको उत्तर देता है कि अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा मेरा गांव है, वे अल्मोड़ा पहाड़ में है। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। अब मदन ने कहा कि मेरा गांव पहाड़ में है, पहाड़ में अल्मोड़ा में है। और तब इसके आगे भी विशेष जानने के लिए जगदीश बाबू से पूछते हैं, अल्मोड़ा में किस जगह है? कौन सा गांव है तुम्हारा? इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के वे कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। वह तो उस लड़के को अपने गांव के बारे में बताने के लिए संकोच हो रहा था। इसलिए वे लड़का, वे मदन है, वे जगदीश बाबू से कहता है, वे तो दूर है साहब, 15-20 मील दूर होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। फिर भी जगदीश बाबू से पूछते, कुछ नाम तो होगा? जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। तब वे लड़का उसके गांव का नाम बोलता है, डोट्यालगो। वह संकुचता हुआ सा बोला। मदन का जो गांव है उसका नाम है डोट्यालगो। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुए एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। क्या होता है, जगदीश बाबू जब उसे पूछते हैं मदन को, अल्मोड़ा पहाड़ का रहने वाला है, उसका जो गांव है अल्मोड़ा पहाड़ से 15-20 मील दूर डोट्यालगो नामक गांव है, वहां का जो मदन है वे रहने वाला है। लेकिन जगदीश बाबू को जब पता चला कि वे इस पहाड़ का है, तो जगदीश बाबू भी उसके उत्तर के तौर में कहते हैं कि मैं भी उसके निकटवर्ती गांव का ही हूँ। तब ऐसी बात सुनकर क्या होता है, मदन इतना खुश हो जाता है मानो कि ऐसा लगता है कि मदन के हाथ में जो ट्रे पकड़ी हुई है वे खुशी से शायद गिर पड़ेगी, क्योंकि मदन भी वे ऐसा जानकर बहुत ही खुश हो जाता है। तो छात्र, यहाँ तक हमें इस लेक्चर को रखना है। इसके आगे मदन और जगदीश बाबू के बीच क्या संवाद होता है, इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो आज हमने देखा, इस कहानी का नाम है दाज्यू। इसमें लेखक परिचय हुए, कैफे का एक लड़के के बारे में बातचीत की। तत्पश्चात जगदीश बाबू नामक एक पात्र जो दूर देश से यहाँ पे रहने के लिए आते हैं, तो क्या होता है, वे अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं। तो कोई उसके जान पहचान वाला वहाँ पे नहीं है। वे कैफे में जाते हैं और एक लड़के
को देखते हैं। वे लड़का मेज पर से प्लेट रख रहा होता है, तब उस लड़के पर जगदीश बाबू की नजर पड़ती है। इस समय के दौरान ऐसा होता है कि जगदीश बाबू है अपने गांव शहर के लोग उसके बारे में याद करते हैं, उसी याद में खो जाते हैं, अकेलापन उसको महसूस होता है। इसी समय एक छोटा सा लड़का 9-10 साल का लड़का है उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, चाय साहब। ऐसी बात सुनकर जगदीश बाबू उसे नाम पूछता है तो उसे पता चलता है कि वे लड़के का नाम है मदन। वे लड़का पहाड़ का रहने वाला है। अल्मोड़ा का जो डोटिया लगो 15-20 मील दूर जो एक गांव है वहां का मदन रहने वाला है। अब जगदीश बाबू को जब पता चलता है कि मदन वहां का रहने वाला है तो जगदीश बाबू भी क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं भी उसके निकटवर्ती गांव का ही हूँ। ऐसी बात सुनकर मदन बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी से उसको हमें शायद ऐसा महसूस होता है, खुशी के कारण शायद उसके हाथ में पकड़ी हुई ट्रे गिर पड़ेगी। तो यहाँ तक हमने आज का जो लेक्चर है वे पढ़ा है। इसी वीडियो में आपका होमवर्क है वे आपको एक बार लिखना है। तो छात्रा यहाँ पे आपका होमवर्क दिया गया है। पहला प्रश्न है, जगदीश बाबू को पहले नए शहर में आकर कैसा लगता था। तत्पश्चात ही प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था। सिर्फ ये दो ही प्रश्न दिया गया है, लेकिन ये जो 2 प्रश्न दिया गया है उसके बारे में 5 या 6 वाक्य में आपको उसके उत्तर लिखने हैं। ये जो होमवर्क है वे आपको एक बार करना है।